हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने फार्माकोलॉजी के टॉपिक पे। अब तक हमने पढ़ा कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं, उनका क्या क्या काम है। मतलब अभी तक जो भी हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ी वो सब पढ़ा क्या है, वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब हमें पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो प्रोटीन कहाँ बनती है, किसी भी सेल में प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स में। तो अब हमें पढ़ना है कि जो हमारे ड्रग हैं वो राइबोसोम्स पे एक्ट करके और प्रोटीन को इनहिबिट करती हैं। और जब भी किसी सेल्स के पास या बैक्टीरियल सेल्स के पास जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, हमें बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक है जो राइबोसोम्स पे जाके बाइंड करती है। राइबोसोम्स में भी 30S राइबोसोम्स पे बाइंड करने के बाद प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहले हम ये जान जाते हैं हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो 30S सब यूनिट्स पे बाइंड करते हैं, 30S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा और भी ड्रग हैं जो बाइंड करेंगे, जैसे कि आ गई आपकी टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, 50S राइबोसोम भी होता है, उसको हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी हम 30S पे बाइंड करते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड A30 यानी राइबोसोम्स पे बाइंड करने वाले A30 सब यूनिट पे बाइंड करके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, कैसे एक्ट करते हैं और आगे की एंटीबायोटिक 50S पे कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है वो एंटीबायोटिक जो होती है, अमीनो मीन्स अमीनोग्लाइकोसाइड मतलब होता है दो ग्लूकोज से मिलकर, शुगर से मिलकर। ठीक है, दो शुगर से मिलकर, दो शुगर के बीच में एक हेक्सॉन रिंग होता है जो कि ग्लाइकोसाइड से जुड़ा रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, ठीक है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है वो एंटीबायोटिक दो शुगर से मिली रहती है और बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और एक हेक्सोन रिंग से कनेक्टेड रहती है। ये होती है अमीनोग्लाइकोसाइड। शुगर यानी कि वाटर सॉल्युबल, शुगर क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी कैसी हैं, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये हमारे बॉडी से किडनी के जब हम ओरली लेंगे तो अनचेंज फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी किडनी से, अनचेंज फॉर्म में, जिसके कारण किडनी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किडनी डैमेज हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स को हम ओरली नहीं लेते हैं और उन पेशेंट को नहीं देते हैं जिनका ऑलरेडी किडनी खराब है। ठीक है, किडनी डैमेज, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या कोई भी दिक्कत है किडनी की, तो हम उन्हें नहीं देते हैं क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म में हमारे किडनी से क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाता है। फिर मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है ये। ठीक है, ये BBB को क्रॉस नहीं करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, ये BBB को क्रॉस नहीं करती है। अब हालांकि जब ये हम इसे ओरली नहीं ले सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसको इंट्रामस्कुलरली लेंगे, इंटरवेनसली लेंगे। ठीक है, बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, तो फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1944 इन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से इसे हम आइसोलेट किए थे 1944 में। ठीक है, ये नेचुरल भी है, सेमी सिंथेटिक भी है। ठीक है, अमीनो शुगर है इसके अंदर, अमीनो शुगर, दो अमीनो शुगर है जिनके बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसीलिए कहते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसका नाम अमीनोग्लाइकोसाइड पड़ा हुआ क्योंकि दो अमीनो शुगर के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है, हमने बताया इससे निकलते हैं। प्लस ये जो होते हैं ये ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया पे ही एक्शन शो करते हैं, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया पे शो करते हैं। हाँ, जैसे कि आपके सुडोमोनास पे, क्लेस्बेला पे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी इनका एक्शन देखने को मिलता है हमें। जैसे कि हम पहले से जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ये ड्रग है, ये यूज़ होता है ट्यूबरकुलोसिस में, तो कुछ ई कोलाई में भी यूज़ होता है, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी इसका हमको एक्शन देखने को मिलता है। बात करें इनके क्लासिफिकेशन की तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो दो क्लास में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो क्लास हैं वो, एक होता है सिस्टमिक, मतलब जो हम डायरेक्ट
पेरेंटल रूट से लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, सीमुकासिन, कैनामाइसिन, ठीक है। साथ ही साथ कुछ टॉपिकल होते हैं जो कि हम टॉपिकल मतलब स्किन पे लेते हैं, नियोमाइसिन और फ्रेमासेटिन, ठीक है। अक्सर हमें देखने को मिलता है जब हमें बर्न हो जाती है या कोई स्किन इन्फेक्शन होती है तो नियोमाइसिन के हमें ट्यूब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नियोमाइसिन के ट्यूब्स आते हैं, उसको हमें देखने को मिलते हैं, नियोमाइसिन हम स्किन पे यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम बहुत फेमस है, हमने इसे पहले से सुन रखा है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसे हम यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में सुनना कहा। तो ये थी कुछ कहानी अमीनोग्लाइकोसाइड्स की। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, फिर से बता दूं मैं एक बार कि 2 अमीनो शुगर से मिलकर बना रहता है, बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। शुगर वाटर सॉल्यूबल होता है तो ये वाटर ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होता, ओरली के इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये अनचेंज फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें किडनी डैमेज देखने को मिलता है, किडनी रीनल डैमेज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका प्रोडक्शन हुआ था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस in 1944 में। अब बात करते हैं कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं इसके। तो जब मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो हमने पहले ही बताया कि क्या है हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ठीक है। और ये प्रोटीन बनता कहाँ पे, प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स पे, ठीक है। राइबोसोम्स की कौन सी यूनिट पे हम बात कर रहे हैं, 30S सब यूनिट्स पे, ठीक है। मतलब हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड जो ड्रग है, अमीनोग्लाइकोसाइड जो ड्रग है हमारी, वो अमीनोग्लाइकोसाइड 30S सब यूनिट पे बाइंड करेंगे, ठीक है। 30S सब यूनिट पे बाइंड करने के बाद करेंगे क्या, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, हम इसे A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 सब यूनिट राइबोसोम्स पे बाइंड करके ये करेंगे क्या। अगर हम यहाँ पे बना लें अपना ये राइबोसोम्स है, जब इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन हमें 2 प्रोटीन सिंथेसिस में दिखता है। जब किसी सेल में, जो बैक्टीरियल सेल हो चाहे कोई भी सेल हो, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन 3 फेज देखते हैं जिससे हमारी अमीनो एसिड बनता है। तो जब इसमें mRNA जब कोडॉन्स को लेके राइबोसोम्स के पास जाएगा, ठीक है, कोडॉन्स को लेके राइबोसोम्स के पास जाएगा, तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब ये हमारा 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स है, जब हमारे mRNA मैसेंजर RNA जाएंगे किसके पास, मैसेंजर RNA जाएंगे हमारे 30S सब यूनिट्स के पास। 30S सब यूनिट्स के बाद जब जाएंगे, हम ये जानते हैं कि ये कोडॉन्स लेके जाएंगे, सेट ऑफ कोडॉन्स। स्टार्टिंग कोडॉन्स हम जानते हैं, स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं AUG, ठीक है, 5' to 3' होते हैं ये, ठीक है। AUG हो जाएगा और AGG हो जाएगा, ATG हो जाएगा, GA हो जाएगा, AA हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कोडॉन से ट्रिपलेट फॉर्म में रहेंगे ये कोडॉन्स, ठीक है। उसके बाद हमें ये जानने को मिलेगा कि ये अगर कोडॉन जाएगा यहाँ से, होने के बाद क्या होगा, अमीनो एसिड्स का, ठीक है, सिंथेसिस होगा। अमीनो एसिड की ग्रुप प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस, ये नॉर्मल ऐसे होगा। लेकिन जब हम अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ले लेंगे तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्या करते हैं, सबसे पहले तो अमीनोग्लाइकोसाइड किसी भी बैक्टीरियल सेल की हम अगर बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के सबसे पहले सेल वॉल पे एंटर करेंगे, सेल वॉल पे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल पे एंटर करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल पे जब ये एंटर करेंगे तो सेल वॉल को हमने पढ़ा था अपने पेनिसिलिन में और सेफेलोस्पोरिन में कि पोरिन्स होते हैं, ठीक है। इन पोरिन्स के थ्रू ये क्या करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन होगा, पोरिन के थ्रू पैसिव डिफ्यूजन होगा और सेल वॉल के थ्रू इंटर आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में। अब सेल मेम्ब्रेन में जब ये आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन पे जब आ जाएंगे, सेल वॉल को क्रॉस किया, पोरिन्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन पे आ गए, ठीक। इतना समझ में आया है, किसने हमने ड्रग खा ली, ठीक है। ड्रग खाने के बाद क्या हुआ, जब बैक्टीरियल सेल के पास पहुंचेगा तो आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल विल बी सेल वॉल। तो सेल वॉल को वो थ्रू पोरिन्स के थ्रू
पोरिन्स के थ्रू क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन होगा। इतना हमको समझ में आ गया कि पैसिव डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे ये मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, प्रोटॉन पंप होगा। सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, प्रोटॉन पंप होंगे, प्रोटॉन पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हालांकि याद करें हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होंगी वो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करते। अब समझ में आता है एरोबिक बैक्टीरिया क्यों कहा हमने। एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए कहा कि ऑक्सीजन की नेसेसिटी, जब तक कोई एंटीबायोटिक जाएगा नहीं सेल के अंदर, एक्शन कैसे शो करेगा, और उसे एक्शन अंदर जाने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। प्रोटॉन पंप एक्टिव ट्रांसमिट होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होंगे, उसके थ्रू अंदर आएगा वो बैक्टीरिया, क्योंकि एक्ट कहाँ करना था, एक्ट करना था राइबोसोम्स पे। तो पहले ड्रग खाई, सेल वॉल को क्रॉस किया, पोरिन से कोई इशू नहीं, आ गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास आया। तो अमीनोग्लाइकोसाइड को बैक्टीरियल सेल में जाने के लिए स्पेसिफिक रूट होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस से प्रोटॉन पंप के थ्रू अंदर आएगा। तो प्रोटॉन पंप जो होगा वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। वाई अमीनोग्लाइकोसाइड एक्ट्स ऑन एरोबिक बैक्टीरिया एंड वाई नॉट ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, एरोबिक को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये क्या होगा, अब क्रॉस करके ये आ जाएगा अंदर, किसके पास, पेरीप्लाज्मिक स्पेस के थ्रू आ जाएगा प्रोटॉन पंप के ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जाएगा अंदर, इनसाइड द सेल। अब इनसाइड द सेल ये कहाँ बाइंड करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है तो किस पे बाइंड करेगा, राइबोसोम्स पे बाइंड करेगा, राइबोसोम्स पे, राइबोसोम्स पे बाइंड करेगा। राइबोसोम के 30S सब यूनिट पे बाइंड करने के बाद एक्शन जाएगा। अब इसी राइबोसोम्स को हमने बाहर निकाल के अगर हम ध्यान से सुने तो 30S राइबोसोम सब यूनिट है, इस पे मैसेंजर आरएनए जाएगा अपने ट्रिपल सेट ऑफ कोडॉन्स को लेके गया। कोडॉन्स को लेने के बाद जाने के बाद ये क्या हो रहा है, ये अमीनो एसिड का प्रिपरेशन होगा। ये ऐसे नॉर्मल होगा, लेकिन जब अमीनोग्लाइकोसाइड जाके इस पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। बात कर रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स का हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने पढ़ा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। होगा क्या, जब अमीनोग्लाइकोसाइड इसमें जाएगा, ये अमीनोग्लाइकोसाइड जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर लेगा 30S सब यूनिट्स पे। ये स्टार्ट कोडॉन है, जब इस पे ये बाइंड कर लेगा AUGC, तो इसका क्या, इसकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। AUG की जगह स्पेस पे ये बाइंड कर लिया, ठीक है, किक का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे बाइंड कर लिया, यहाँ पे बाइंड करके इतना जगह ये घेर लिया, अब AU रह गया। तो जो इनिशिएशन स्टेप होता है किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए, तो सबसे पहले हमको इनिशिएशन रुक जाएगा, इनिशिएशन होगा ही नहीं। मतलब जब इनिशिएशन ही नहीं होगा तो आगे की रीडिंग कैसे होगी। तो ये क्या करेगा, पहला काम होगा कि क्या करेंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड जाके इनिशिएशन को रोक देंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर इसे नहीं रोकेंगे तो इन दोनों को अलग कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड कर लेंगे, तो इसका और इसका सेपरेशन हो जाएगा। क्या होगा, mRNA का जो होगा, mRNA का राइबोसोम से सेपरेशन कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे, सेपरेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है, सेपरेट आउट कर देंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि अगर ये बाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कोडॉन है, मानते हैं AAG कोडॉन्स है, AAG कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है, हर कोडॉन जो होते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें से जैसे कि अगर कोई भी कोडॉन अगर इधर उधर हो जाएगा तो मिस रीडिंग हो जाएगी ना। मान लीजिए AUG, फिर से समझते हैं, ठीक है, AUG, AAG, AGC, ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक कोडॉन पे जाके बाइंड कर लिए हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड, ये यहाँ पे रीड नहीं हो पाएगा। तो ये जिस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो अब अमीनो एसिड नहीं बन पाएगा, सीक्वेंस में चेंज आ जाएंगे, मिस रीडिंग होने लगेगी, तो ये अमीनो एसिड अब नहीं बन पाएगा। ये जो अमीनो एसिड बने रहेगा
ये एक फॉल्स अमीनो एसिड होगा जिसको हमारी बैक्टीरियल सेल जो होंगी वो इसको बनाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि बनाना तो AEG वाले को चाहती थी। अब AEG में ये इलिसिट यहाँ पे कर दिया तो अब यहाँ पे हमें इसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि मतलब स्पेसिफिक, तो रॉन्ग अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा जिनकी इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, या कोई ऐसा होगा जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी ही नहीं। ठीक है, इतना मुझे है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगी, बैक्टीरिया हम अमीनो ग्लाइकोसाइड खाएंगे, वो अमीनो ग्लाइकोसाइड हमारे बॉडी में जाएंगी, किसके पास जाएंगी, बैक्टीरियल सेल के पास जाएंगी। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के पास जाएंगे। बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद सबसे ऊपर रहेगा सेल वॉल, सेल वॉल रहेगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो सेल वॉल में वो जाएंगी, सेल वॉल में वो कहाँ पे करेंगी, पोरिन चैनल के थ्रू, पोरिन चैनल के थ्रू पोरिन चैनल के थ्रू क्या करेंगे, वो अंदर आ जाएंगे सेल के। पोरिन चैनल में पोर्स आएंगे, ये एक पैसिव डिफ्यूजन आएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा। ठीक है, जब सेल वॉल के अंदर आ जाएंगे तो आया क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब आ गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने बताया कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस रहेंगे, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के थ्रू अंदर आएंगे, लेकिन जिसके थ्रू आएंगे, जिस चेन के थ्रू वो आएंगे, वो प्रोटॉन पंप होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन में आ जाएंगे तो फाइनली ये राइबोसोम्स के 30 सब यूनिट्स पे बाइंड करेंगे, 30 सब यूनिट्स पे बाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे राइबोसोम के 30 सब यूनिट्स पे बाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, ये राइबोसोम से बाइंड करने के बाद, जब राइबोसोम से बाइंड कर लेंगे तो सेट ऑफ कोडॉन जो mRNA का है, mRNA के सेट ऑफ कोडॉन राइबोसोम के जाएंगे, जिसके पास अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, जिसके बाद क्या होगा, अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी। अब अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी जब ये बाइंड करेंगे, तो स्टार्टिंग कोडॉन AUG होता है, हमें पता है स्टार्टिंग कोडॉन AUG होता है। ठीक है, AUG होगा तो ये वाली अमीनो एसिड की सिंथेसिस आएगा। अब जो भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा जिसके लिए कोडॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमारी ड्रग क्या करेंगी, इसी पे जाके बाइंड कर लेंगी, यहाँ पे एक जगह बाइंड है, किक का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पे बाइंड कर लेंगे। तो क्या ये अमीनो एसिड जो सिंथेसिस हो रहा था हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब हमको पता था ये सेट ऑफ कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड था, तो यहाँ पे ये बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्शन को, अपने जो मैकेनिज्म होगा, जो भी अपना अमीनो एसिड होगा उसके सिंथेसिस को वो दिखाएंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या करेंगे, इनिशिएशन रोक देंगे। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस, इनिशिएशन को रोक देंगे। सेकंड क्या करेंगे, मान लीजिए सेकंड होगा आपका AAG या कोई और कोडॉन्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट कोडॉन्स होंगे। ये सेकंड अगर कहीं और बाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, कहीं बाइंड करेंगे तो मिस रीडिंग कराएंगे, मिस रीडिंग होगा, मतलब जो सेट था वो बन नहीं पाएगा। AAG था, A पे जाके अमीनो ग्लाइकोसाइड यहाँ पे बाइंड कर ले, तो ये रीड नहीं कर पाएगा अभी भी। जब रीड नहीं कर पाएगा तो एक रॉन्ग अमीनो एसिड का, फॉल्स अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा, तो एक मिस रीडिंग कराएंगे ये। ठीक है, मिस रीडिंग हुआ। तीसरा कराएंगे क्या, ये सेपरेशन करा देंगे, मतलब जब अमीनो ग्लाइकोसाइड यहाँ बाइंड करेगा तो ये सब क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, जब अमीनो ग्लाइकोसाइड बाइंड कर लेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अमीनो ग्लाइकोसाइड बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, अलग होते जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। ठीक, अब जब अलग हो जाएंगे तो इसको कह दिया सेपरेशन ऑफ mRNA फ्रॉम अपना राइबोसोम, 37 राइबोसोम। तो ये तीन है। थोड़ा वर्डिक के फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं, वर्ड्स में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें लिखना भी है थ्योरी एग्जाम में। ठीक है,
ठीक, सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का केवल समझने के नहीं, हमें लिखने के लिए भी चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर द बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेंगे तो साइडल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, वो बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा। सेकंड बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमीनोग्लाइकोसाइड थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल। सबसे पहले बताया था बैक्टीरियल सेल वॉल के थ्रू क्या होंगे, अंदर आएंगे, ठीक है। दे होगा यहाँ पे, दे डिफ्यूज अक्रॉस द आउटर कोट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थ्रू पोरिन चैनल। फिर से आप देख लेते हैं, पोरिन चैनल हमने बताया था, सबसे पहले वो सेल वॉल के थ्रू, पोरिन चैनल्स के थ्रू अंदर आएंगे। उसके बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा उसके थ्रू इंटर करेंगे वो, जो कि क्या होगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होगा एक्टिव ऑक्सीजन डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जिससे ऑक्सीजन सेल के अंदर आता, उसके थ्रू ये अंदर आएंगे। आफ्टर गेटिंग इनसाइड इन द सेल, हम ये समझ गए दवा खाया, दवा खाने के बाद सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ठीक है। जब अब सेल के अंदर आ गया, बाइंड कहाँ करना था, राइबोसोम्स पे। अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू द बैक्टीरियल 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम से जाके बाइंड कर लेगा, ये भी हमने समझ लिया था। उसके बाद सब यूनिट इंटरफेयर्स विद द प्रोटीन सिंथेसिस एट लीस्ट 3 वेज। 3 वेज हमने बताया भी है आपको, कौन से 3 वेज से करेंगे। तो क्या करेगा, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहें तो हम ये कहते हैं बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। लेकिन कैसे करेगा, अमीनोग्लाइकोसाइड इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया था स्टार्ट कोडॉन जो होंगे उसमें जाके ये बाइंड किक का फॉर्मेशन कर लेगा। तो स्टार्ट कोडॉन ही जब नहीं आएंगे तो आगे के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, आगे की चेन की रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो ये इनिशिएशन स्टेप को जाके रोक देंगे। सेकेंड था अमीनोग्लाइकोसाइड मिस रीड mRNA एंड मिस कोड अमीनो एसिड। फिर बताया था मैंने, किसी और कोडॉन्स पे अगर जाके ये बाइंड करेंगे तो मिस रीडिंग होगी। मतलब अगर हम बात करें कि कोई था ATGC में से कोई भी अमीनो एसिड में से 3 के कोडॉन्स थे, उन 3 कोडॉन के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती थी। अब हम कोडॉन को ये जाके चेंज कर देंगे, कोडॉन की रीडिंग नहीं हो पाएगी, तो मिस रीडिंग कहेंगे हम उसे, कि मिस रीडिंग हो जाएगी, मिस कोड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड ये था। थर्ड क्या था, इट लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अमीनोग्लाइकोसाइड। थर्ड क्या था, थर्ड अमीनोग्लाइकोसाइड कॉज राइबोसोम टू सेपरेट फ्रॉम mRNA, ठीक है। mRNA से क्या करेगा, राइबोसोम दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएंगे और अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएंगी। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग है वो क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मुझे आशा आप सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है समझ में आ रहा होगा कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इनहिबिट करने के लिए सबसे पहले वो सेल वॉल को क्रॉस करती है, पैसिव डिफ्यूजन होगा पोर्स के थ्रू, उसके बाद वो जाती है और अब क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ऑक्सीजन डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन चैन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू वो बात इसको करके कि क्रॉस कर देगी आपके सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते वो आ जाएगी आपके कहाँ, सेल के अंदर। आफ्टर गेटिंग इनसाइड इन द सेल, सेल में आने के बाद वो 30 सब यूनिट्स राइबोसोम से बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद 3 एक्शन हमें शो करने पड़ेगा। देखेगा हमें कि इनिशिएशन वो रोक रही है, साथ ही साथ मिस कोडिंग हो रहा है, ठीक है। कोड जो होगा मिस रीडिंग होगा, क्योंकि वो किक का फॉर्मेशन कर लेगी और वहाँ पे क्या होगा, मिस कोडिंग। थर्ड क्या होगा, सेपरेट कर देगी mRNA से किसको, राइबोसोम को। जब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर तो अमीनो एसिड बनना इम्पॉसिबल। ये 3 इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ये 3 चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये 3 चीज़ हमें हो रही है, कि जिससे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है बैक्टीरियल सेल में। और जब तक प्रोटीन नहीं रहेगा तो कोई जिएगा कैसे, अमीनो एसिड प्रोटीन चाहिए, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो चाहे वो अपना सेल हो, खाने के लिए चाहिए। जब तक खाएंगे नहीं तब तक जिएंगे कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बैक्टीरियल समझ गए, हमने इसके क्लासिफिकेशन समझ लिया, ठीक है, क्या होते हैं ये, ऑब्टेन कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की, ठीक है। रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हमको क्या याद करना था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हम ये तो जान गए ना कि हमारी ड्रग एक्ट कैसे कर रही है, हमारी ड्रग उस पर जाके एक्ट कैसे कर रही है। तो बैक्टीरिया क्या देखेगा, अरे ये हमारे ही साइड पे बाइंड करके हमें ख़त्म कर रहे हैं, हमारे ही रास्ते से जिसके लिए हमने ऑक्सीजन बनाया था ये हमारे ही रास्ते से अंदर आके हमें मार रहे हैं, और हमारे ही राइबोसोम पे बाइंड कर रहे हैं, हमारे ही राइबोसोम की स्पेसिफिक साइड पे बाइंड कर रहे हैं और फिर हमें मार दे रहे हैं। तो भाई बैक्टीरिया भी तो चालाक है, वो सोचेगा कि जब हमारे ऊपर ही बाइंड करके हमसे ही बाइंड करें और हम ही को मार दे रही है, तो ये क्या करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे अपने अंदर, और ये चेंज लाने के बाद क्या करेंगे, अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स को रोक देंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड हमें नहीं मार। कौन कौन से चेंजेस चालाक
बैक्टीरिया लाएंगे अपने अंदर, हमें ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, एक इनएक्टिवेटिंग एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे। ये इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जैसे ही अमीनो ग्लाइकोसाइड अंदर जाएगा, उस अमीनो ग्लाइकोसाइड को ये इनएक्टिवेट कर देंगे, पहला। दूसरा हमें दिखेगा म्यूटेशन, म्यूटेशन दिखेगा। म्यूटेशन मतलब हम ये देखेंगे, ये क्या करेंगे, ये करेंगे अरे ये तो मेरे ही राइबोसोम से बाइंड करके मुझे मार रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर पे चेंजेस ला देते हैं। जब वो अपने राइबोसोम के 30 सब यूनिट में स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएं, एक पीढ़ी मेरी दूसरी पीढ़ी मरेगी, जब मरते जाएंगे तो फिर देखेंगे ना कि अरे हमारी गलती से हम मर रहे हैं, हमारे ही स्ट्रक्चर को मार रहे हैं लोग, तो अपने अंदर ये लोग म्यूटेशन लाएंगे, स्पेसिफिक चेंजेस लाएंगे। चेंजेस लाने के बाद क्या करेंगे, राइबोसोमल प्रोटीन में चेंजेस लाने के बाद अमीनो ग्लाइकोसाइड वहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा। तीसरा हमें क्या मिलेगा, तीसरा हमें देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखेंगे, ये देखेंगे कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये आ कैसे रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियल ये देखेंगे कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये आ कैसे रहे हैं। भाई राइबोसोम से बाइंड करना अलग बात, अंदर आने के बाद इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रोडक्शन करना अलग। ये देखेंगे ये हमारे अंदर आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हमारे क्या कर रहे हैं। भाई किसी के घर में कोई आएगा तो वो बोलेगा ना मेरा गार्ड क्या कर रहा था, क्या मेरा गेट कीपर क्या कर रहा है, गार्ड्स क्या कर रहे हैं, या मेरे कहीं गेट में ही तो दिक्कत नहीं होगी कि कोई भी मेरे सेल के अंदर, मेरे घर के अंदर आ जा रहा है। तो बैक्टीरिया भी देखेगा कि मेरे पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, इन दोनों को क्रॉस करके ये आ जा रहे हैं, तो इसमें ये चेंजेस ला देंगे, पोरीन्स में चेंजेस ला देंगे और आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चेंजेस ला देंगे, ठीक है। अब जब चेंजेस ला देंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, अंदर ही नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखेंगे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है कि भाई हमारे पास गेट भी था, गेट कीपर भी था, यानी कि सेल वॉल भी था और सेल मेम्ब्रेन भी था। अब ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को क्रॉस करके हमारे अंदर आ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसमें चेंजेस ला दें। तो ये क्या करेंगे, तीसरा जो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस शो करेंगे, ये अपने अंदर चेंजेस ला देंगे। किस में ला देंगे चेंजेस, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के पोरीन्स में चेंजेस ला देंगे, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस हो रहा था उसमें ये चेंजेस ला देंगे। अब जब अंदर आएगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा भाई, जब अंदर आएगा तभी तो काम, अमीनो ग्लाइकोसाइड जब तक सेल के अंदर, क्योंकि काम किसी का वहाँ किसी करना था, उसे राइबोसोम्स पे काम करना था। तो राइबोसोम्स पे काम करने के लिए पहले उसे गेट कीपर और गार्ड को करना पड़ेगा। तो गेट कीपर सेल वॉल, गार्ड हो गया हमारा गेट हो गया हमारा सेल वॉल, गेट कीपर हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। जब तक इसे क्रॉस नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे। तो बैक्टीरिया ने जब पूरा देख लिया कि हम मर कैसे रहे हैं, अच्छा हम अपने ही लोगों की वजह से मर रहे हैं, चलो चेंजेस ला देते हैं। तो उन्होंने चेंज ला दिया, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ला दिया, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में, अपने ही राइबोसोम से बाइंड कर रहे हैं, चलो भाई राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लिया। और तीसरा क्या कर लिया, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम का प्रोडक्शन कर लिया। ये था मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस तब तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी किसी भी ड्रग का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो कोई ड्रग कैसे काम कर रही है जब तक हम ये नहीं जानेंगे, तो अब बैक्टीरिया उसको रजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे क्या करेगा, चेंजेस लाएगा। तो समझ में आ गया होगा, हालांकि मुझे लगता है आपको। नेक्स्ट बैठते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में, ठीक है। अमीनो ग्लाइकोसाइड 3 तरह के स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी शो करते हैं, ठीक है। हमें ये जानना जरूरी है कि ये तीनों स्पेसिफिक टाइप का टॉक्सिसिटी कौन कौन से होता है। इसीलिए अमीनो ग्लाइकोसाइड जो होता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड जो ड्रग होती है वो इतनी टॉक्सिसिटी शो करने के कारण, साथ ही साथ अमीनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं कंसंट्रेशन पे एक्शन शो करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आपका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं, जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा ड्रग का प्लाज्मा में, ठीक है, उतना ज़्यादा ये एक्शन शो करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम इसको ओडी यूज़ करते हैं, एक दिन में एक ही बार यूज़ कर लेते हैं हायर अमाउंट के डोज में, ठीक है। रेगुलर फ्रिक्वेंट डोज में क्या दिक्कत होती है, ये टॉक्सिसिटीज़ बढ़ जाती हैं। चलिए कौन कौन सी टॉक्सिसिटी की बात कर रहा हूँ, 3 टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी हमें, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। अच्छा, ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, 8 हम जानते हैं 8 क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है हमारे हियरिंग के लिए, तो ये 8 क्रेनियल नर्व को डैमेज करती हैं, ठीक है। आप हमारे कान के लिब्बोनी लिब्रिंथ के पास जाके, ठीक है, हमारे कान में क्या करेंगे, डिपॉजिट होते जाएंगी, ठीक है, पैपियप डिपॉजिट होते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमें सुनने की दिक्कत होगी। तो इसीलिए ओटोटॉक्सिसिटी, कॉक्लियर डैमेज करेंगे, वेस्टिबुलर डैमेज करेंगे। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अगर आप अमीनो ग्लाइकोसाइड देख रहे हैं, पेशेंट खा रहा है स्टार्टिंग फेज में, उससे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है,
वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, ठीक है, वर्टिगो एटेक्सिया शो हो रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे अब इसे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, अपने ड्रग को रोकना पड़ेगा कि कहीं पूरा का पूरा हियरिंग लॉस ना हो जाए, क्योंकि भाई दवा तो दे रहे थे ठीक होने के लिए, जब उसकी कहानी बर्बाद कर देंगे, सुनने की प्रोसेस ही बर्बाद कर देंगे, तब तो खत्म है ना बात। तो इसलिए हमने क्या करेंगे, जब ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा तो हम रोक देंगे, ओटोटॉक्सिसिटी ना हो, हियरिंग लॉस उसकी ना हो। दूसरा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि जो हमारी ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, ये कैसी है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ड्रग है ये हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो इसका मतलब क्या होगा, अनचेंज्ड फॉर्म में यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगी, तो क्या होगा, आपके ग्लोमेरुलस में जाके ये क्या करेगी, डिपॉजिट होते जाएगी। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट रहेगा, तो नेफ्रॉन में जाके डिपॉजिट होते जाएगी, क्या करेगी, यूरिनरी कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाते जाएगी, जिसके कारण हमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। बात करें न्यूरोमस्कुलर, थर्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के बारे में, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट का मतलब होगा कि हमारी ड्रग क्या शो करेगी, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, अमीनोग्लाइकोसाइड जो होती है एंटी कोलिनर्जिक एक्शन शो करती है। एंटी कोलिनर्जिक एक्शन के कारण क्या होगा, ये शो करेगा, एंटी कोलिनर्जिक होगा तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट होगा। इसीलिए जब अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देते हैं, तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक देते हुए हमें मसल्स रिलैक्सेंट देने की ज़रूरत है। अगर हम किसी को अमीनोग्लाइकोसाइड लंबे समय पे दे रहे हैं तो उसको हमें मसल रिलैक्सेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स करें, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन शो करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करेगा और ओटोटॉक्सिसिटी, ये 3 टॉक्सिसिटी। साथ ही साथ जब प्रेगनेंसी हो तो हमें अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं देना, क्योंकि ये फीटस में भी ओटोटॉक्सिसिटी कराएंगे, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं ये और फीटस में भी ओटोटॉक्सिसिटी दिखाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, प्रिकॉशन और इंटरेक्शन की, तो हमने बताया कि प्रेगनेंसी में से नहीं लेना है, जिनका पहले से किडनी फेल है उन्हें नहीं देना है ये हमें। अगर हम लंबे समय पे चला रहे हैं तो हमें मसल्स रिलैक्सेंट देने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई ड्रग जो पहले से ओटोटॉक्सिसिटी करता है, जैसे कि वैंकोमाइसिन, माइनोक्लिन और फ्यूरोसेमाइड, उससे नहीं देना, क्योंकि वो पहले से ओटोटॉक्सिसिटी करता है, इसे दे देंगे तो ये और ज़्यादा करने लगेगा, तब तो पूरा आदमी हियरिंग लॉस हो जाएगा। फिर अवॉइड कंकरेंट यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, अब ये भी नेफ्रोटॉक्सिस करता है और दूसरा भी ड्रग ले लिए वो भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करेगा, तो क्या होगा, जैसे एम्फोटेरिसिन, एनएसएट, वैंकोमाइसिन, ये भी क्या करेंगे, नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। तो भाई ये भी कर रहा है, उसे भी कर रहा है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल से था, इसमें ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, वी विल सी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। सो वी हैव टू यूज मसल्स रिएक्शन फॉर द पेशेंट हु इज यूजिंग अमीनोग्लाइकोसाइड फ्रॉम लॉन्ग पीरियड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बात करते हैं अब इसके यूजेस फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो इसे ओरली नहीं लेते हैं, इंट्रामस्कुलरली लेंगे, 2 से 4 घंटा हमें इसको मिलने को मिलेगा, ठीक है। और एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड फॉर्म इन यूरिन, ठीक है। ये था इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, ध्यान से देख लीजिएगा। फार्मा डोज याद रखना है 7.5 से 15 mg पर kg, हायर अमाउंट में डोज है क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन इसको देखने को मिलेगा। पर डे पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है, पर डे है, पर डे क्यों पर डे, हमने देखा है कि और सब दवाएं हम 4 घंटे इंटरवल 8 घंटे में खाते हैं, इसको भाई एक दिन में एक ही बार क्यों खाना, एक दिन में एक ही बार इसीलिए खाना है क्योंकि ये डोज डिपेंडेंट एक्शन शो करता है। जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एक्शन, तो इसको अब टॉक्सिसिटी से बचना, जितने बार खाएंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगा, तो एक ही बार में हम हायर डोज ले लेंगे और एक्शन देखने को मिलेगा। टी है 2 से 4 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, ठीक है। यूजेस लास्ट टॉपिक है, यूजेस किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूज़ हमें ये याद रखना है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, किसके लिए, एंटर ट्यूबिकुलर के लिए, ठीक है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में हम इसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होंगे, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे, यूटीआई के इन्फेक्शन होंगे, निमोनिया होंगे, चाहे वो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो गए या पोस्ट ऑपरेटिव निमोनियाज होंगे उसके। साथ ही साथ हमारी जो अमीनोग्लाइकोसाइड होती हैं, हमने पढ़ा था सिफेलोस्पोरिन में भी, सिफेलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन और अमीनोग्लाइकोसाइड को मिलाकर दिया जाता है मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। मेनिंजाइटिस की जो ट्रीटमेंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिफेलोस्पोरिन को दे देंगे और 3rd जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन और अमीनोग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन देंगे और मेनिंजाइटिस होगा। फिर इसे यूज़ करेंगे हम किसमें, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डिटिस से भी में यूज़ करेंगे। मतलब जो इंडोकार्डिटिस का क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इंडोकार्डियम, हार्ट के इंडोकार्डियम लेयर का इन्फेक्शन होगा, उसमें हम यूज़ करेंगे इसको, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और वैंकोमाइसिन के साथ मिक्स करके हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थे इसके यूजेस।
मुझे बहुत विश्वास है कि आपको ये लेक्चर मेरा पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने इसको बताया है, और कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप पूछेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं टेट्रासाइक्लिन्स और अदर एंटीबायोटिक्स में। थैंक यू।